सो लेटर वैदिक पीरियड हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अच्छा बच्चा, सभी लोग इधर, मैं आ गया हूँ, मेरी सुनो। अरे हो गया बस, अब मेरी सुन लो, ठीक है। ठीक, लेटर वैदिक पीरियड पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में क्या देखा था हमने? कुछ नाम लिखे थे, आर्यव्रत, दक्षिण पथ, ठीक है। ये नाम हमने कुछ लिखे थे, ठीक है। वो डिफाइन करता है भाई कौन सा एरिया अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। हाँ जी, किंगडम्स, हाँ हाँ, कौन कौन से थे? कौन कौन से बताए? कुरु, पांचाल, काशी, विदेहा, कोसल, ठीक है। तो अभी हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कवर हो ही गया है। इसमें कुछ और पॉइंट भी दिखता है तो मैं लगा देता हूँ उसको, ठीक है। ऐसे लिखना है करके इंट्रोडक्शन में ही साइट, साइट करके लिखेंगे। लोकेशन है, लेटर वैदिक पीरियड के लिए जो साइट हमारे काम में आती है वो है अतरंजी खेड़ा। इसी को एक और नाम बोला जाता है खेड़ा, ठीक है। कहाँ पर है? यूपी में है। तो दोनों में से कोई सा भी नाम आएगा तो अपन उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये लोकेशन है, साइट है अतरंजी खेड़ा और खेड़ा, ठीक है। एक स्टेटमेंट और लिख लो जिससे जो हमने चीज समझाई है ना वो चीज कवर अप हो जाएगी। कि हमने क्या बताया था कि भाई आयरन की जब डिस्कवरी हो गई तो हमारे पास क्या आई? दो चीजें आई, एक आया हल और एक क्या आई? कुल्हाड़ी। तो आयरन टूल्स का यूज करा हमने किसमें? डेंस फॉरेस्ट को कवर अप करने में या उसको काटने में। ये हमने लिखवाया नहीं है, तो मैं लिखवा देता हूँ एक स्टेटमेंट, ताकि जब बहुत टाइम बाद जाके जब तुम किताब कॉपी पढ़ोगे तो तुम उसको रिकॉल कर लोगे, ठीक है। पहले इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल दूंगा मैं। लिखिए जरा। इन दिस पीरियड iron tools are used। इस काल में लोहे से बने हुए औजारों का प्रयोग किया जाता था। आयरन टूल्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द डेंस फॉरेस्ट। For cleaning the dense forest। घने जंगलों को काटने के लिए लोहे के औजारों का उपयोग किया जाता था। एंड फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर। एंड फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर लिख लिया इसको हिंदी में भी। खेती के लिए भी उसका उपयोग करते थे हम लोग। नीचे दो पॉइंट लिख लेना ताकि तुमको याद रह जाए। कुल्हाड़ी लिख लो, हिंदी में ही लिख लो। और क्या लिखोगे? हल। ये जस्ट इसलिए इसके लिए ताकि तुमको याद रह जाए, ठीक है। कुल्हाड़ी और हल। नाउ अब इसमें ना ऊपर साइड्स में थोड़ी जगह बची है,
एक दो और लिख लो वहां पर। अतरंजी खेड़ा लिखा अपन ने। क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? अच्छा सर, आपने नीचे कर दिया, हम कैसे करें? कर लो तो, साइड में लिख लो यार, क्या दिक्कत है? जगह नहीं है तो इतना क्यों पास पास लिखते हो? खुला खुला लिखा करो। लिखिए हस्तिनापुर। एक और लिखिए आलमगीरपुर। हस्तिनापुर और आलमगीरपुर, ये दीज आर द साइट्स जहां पे हमको कुछ टूल्स और प्रमाण इसके मिले हैं। आलमगीरपुर। आलमगिर, ALAMGIRPUR। अब आलमगीरपुर अगर आपको याद आ रहा है तो मैंने एक सवाल कराया था आप लोगों से, ठीक है? याद आ रहा है कुछ कुछ सवाल? मैंने वो जो टेस्ट का सवाल था वो कराया था कि भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो अलग अलग पोर्शंस है उसको ये लेफ्ट से राइट की तरफ बताइए। उसमें एक ऑप्शन था आलमगीरपुर, अगर आपको याद आ रहा है तो, ठीक है? और हमने उस टाइम पे नहीं पढ़ा था आलमगीरपुर, ठीक है? तो अपन उसका आंसर आलमगीरपुर से नहीं निकाला था। अपन ने कैसे निकाला था? जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी उसी के आधार पे हमने उसको पॉइंट आउट किया था। अब उस प्रश्न को जाके देखोगे तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि आलमगीरपुर किधर है, यूपी एरिया में है। एक बार पन्ने पलट के देखो जिन जिन लिखा है, मैंने लिखवाया है सबको वो, ठीक है? पन्ने पलट के देखो जिनके पास कॉपी है वो वाली। ठीक है? अब उस सवाल को देखोगे तो अब वो पूरा मेक सेंस कर जाएगा, ठीक है? कि जो आलमगीरपुर है इट इज सिचुएटेड इन यूपी एरिया। ऑब्वियसली तो इंडस वैली के जितने भी थे वहां से अपने लेफ्ट राइट साइड में ही रहेगा वो, ठीक है ना? अच्छा, आप सभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सभी लोग सीरियस हो चुके हैं कोचिंग के लिए। तो भाई कोई रफ वफ कॉपी में मत लिखना मेरी क्लास में, सीधे फेयर कॉपी में ही कवर अप करना, ठीक है? चलिए, बाकी क्लासेस का मुझे पता नहीं, मैं मेरी क्लास का बता रहा हूँ, क्योंकि वो एक ही कॉपी रहेगी। जब वो भर जाएगी उसके बाद ही दूसरी कॉपी आएगी, ठीक है? तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ ये देखो, जैसे कहीं पे भी लिख रहे हैं। तो ऐसे में होता क्या है कि आप अभी तो लिख लोगे, आप इसको फेयर कभी करोगे नहीं। अगर मान लो आपके अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत है, आपने कर भी लिया तो एक दिन कर लोगे, दो दिन कर लोगे, हर दिन नहीं कर पाओगे, तो आपका टाइम खराब होएगा, ठीक है? अभी तो चलो तुम्हारे पास फ्री टाइम है, तुम कॉलेज जाने लग जाओगे, टाइम नहीं मिलेगा तुमको, सुबह से दोपहर तक कॉलेज, फिर यहाँ पे कैसे टाइम मिलेगा? तो फेयर कॉपी में ही रखिए डायरेक्टली, और इधर उधर मत ही लिखिएगा, फायदे में रहेंगे। क्योंकि एक समय आएगा जब मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं दिखूंगा, जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज रहेगी जो कॉपी में तुमने लिखा हुआ है, ठीक है? अभी तो कोई डाउट आएगा तो हम कवर कर देंगे, लेकिन जब सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा उस टाइम पे बड़ी समस्या आएगी, ठीक है? अभी तो मैं मिताली को ही बोलता है उतने टाइम से, पता नहीं समझी नहीं समझी है मिताली। फेयर फेयर बना लिया आपने? बना लिया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, एरिया ऑफ सेटलमेंट्स। इसके नाम मैं काफी हद तक लिखवा ही चुका हूं, जल्दी जल्दी से इसको कवर अप कर लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इसमें ना सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन मिलती है अपन को कि अब जो लेटर वैदिक पीरियड आ चुका है वो हमको समुद्रों की इंफॉर्मेशन देता है कि भाई इंडिया के अंदर समुद्र भी है, ठीक है? अर्ली वैदिक पीरियड तक हमको समुद्र की इंफॉर्मेशन नहीं थी, हमको नदियों की इंफॉर्मेशन थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ऑब्वियसली जो लोग थे वो साउथ की तरफ आए ही होंगे, तो उनको इंफॉर्मेशन मिली कि यार समुद्र से भी टच हो रही है ये बाउंड्री हमारी, ठीक है? तो लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीज।
तो इनके मुताबिक भारत की जो सीमा है ये दो समुद्र से टच हो रही है। एक है अरेबियन सी, अरेबियन सी, दूसरा है इंडियन ओशियन। नाम इनको कुछ और लिखे हुए थे इनके, लेकिन आज की तारीख में अगर हम समझे तो ये दो नाम इनको समझ में आते हैं। ठीक है। अच्छा, आज की तारीख में भारत की सीमा कितने समुद्रों से टच हो रही है, कौन बताएगा मुझे? ज्योग्राफी किसका चल रहा है, बताओ सुनीता। ये तो जनरल है यार, ये तो बताना चाहिए। देखिए, एक्सपेक्टेड इंडिया कुछ ऐसा दिख रहा है मेरे को। ठीक है, यहां पे कौन सा सी है, यहां पे कौन सा सी है, यहां पे कौन सा सी है? तीन है, इसमें सिंपल सा, इसमें क्या है? ठीक है, तो इन लोगों को इसके बारे में इनका नहीं पता था यार, क्योंकि ये तो बंगाल की खाड़ी तो आज हो गया ना, क्योंकि बंगाल यहाँ पे एक जगह है, उस टाइम पे थोड़ी बंगाल की जगह थी। ठीक है, तो ये सिर्फ दो ही मानते थे। ठीक है। अच्छा, ये अरेबियन सी भी इसलिए हो गया क्योंकि इनको पता था कि यहाँ कहीं अरब है, तो उसके साथ टच होता हुआ समुद्र है, उसका नाम क्या पड़ गया? अरेबियन सी पड़ गया। अब ये जो समुद्र है पूरा, इसको इन्होंने क्या माना? इंडियन ओशियन मान लिया। ठीक है, और कुछ नहीं है। बंगाल की खाड़ी तो नाम बाद में पड़ा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ना माउंटेन्स को बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे बताया गया है। तो विंध्यास माउंटेन रेंज को इन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि भाई ये यहाँ पे थी। ठीक है, और उसके लिए इन्होंने अलग अलग कहानियां भी बताई गई है कि ये पर्वत राज है, इस तरीके के इन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं। ठीक है, लिखिए विंध्यास माउंटेन रेंज के बारे में हमको आइडिया लगता है, वहां पे हमको प्रमाण मिले हैं इनके एग्जिस्टेंस के। हाँ जी, विंध्यास माउंटेन रेंज देखो बताता हूँ। इधर आ जाओ, वापस से इंडिया पे आ जाओ। यहाँ पे, यहाँ से ये लोग आए हैं। ये यहाँ से आने का कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि इंडिया की एंट्री पॉइंट यहीं से ही है, और कहीं से इंडिया का एंट्री पॉइंट नहीं है। इंडिया का गेट यही है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि भाई यहाँ से ऊपर से आ नहीं सकते, हिमालय रेंज है। हिमालय रेंज के इस तरफ जाते हैं तो यहाँ बोलते हैं विंध्यास रेंज। ठीक है, अब वो विंध्यास रेंज है, उसका आइडिया ऋग्वेदिक पीपल को नहीं लगा था, लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड में लोग एक्सपेंड हुए, उनको आइडिया लगा अच्छा यार ये अलग रेंज है। ठीक है, हिमालय रेंज ये अलग है। अभी तक हिमालय के बारे में नहीं पता चला इनको, विंध्यास के बारे में पता चला है। हिमालय रेंज अलग है। हिमालय रेंज के पहाड़ क्यों अलग है विंध्यास के पहाड़ों से? क्योंकि हिमालय रेंज के पहाड़ों की ऊंचाई बहुत ज्यादा है कंपेरेटिव टू विंध्यास के पहाड़, कंटिन्यू भी नहीं है। ठीक है, तो एंट्री पॉइंट कौन सा? इंडिया का एंट्री पॉइंट हमेशा ये रहेगा, ये गेट है इंडिया का। और जब भी इस जगह के ऊपर कोई बड़ा पंगा होगा तो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे, ये गारंटी है। अगर इस जगह के ऊपर पंगा होगा तो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल चेंजेस तगड़े तरीके से आने वाले हैं। आगे जाके आप देखेंगे कि जब जब यहाँ पे लड़ाई हुई है इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, तो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई है। ठीक है, पहली लड़ाई मैं हल्का फुल्का बताया था। पहली लड़ाई हम मानते हैं सेकेंड बैटल ऑफ तेहरान। सेकेंड बैटल ऑफ तेहरान किसने जीती? मोहम्मद गौरी ने जीती। किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान को हराया। जैसे ही वो हराया, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल चेंजेस हुए। अब भारत के अंदर कौन आ चुका था? मुस्लिम राज आ चुका था। उसके बाद जो दूसरी बैटल है जो इसी एरिया में हुई थी, वो हुई थी कौन सी? आपकी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी।
जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर जीत गया, उसके बाद पूरा का पूरा यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम ही चेंज कर दिया बाबर ने आके। उसके बाद कौन सी बैटल हुई थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, सेम लोकेशन के ऊपर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुई थी बताओ जरा? अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ। सदाशिवराव भाऊ वॉज फ्रॉम मराठास, अहमद शाह अब्दाली अफगान से आया था। ना इन दोनों के बीच में बैटल हुई और अब्दाली जीत गया। अब्दाली ने यहाँ पे राज करने की पॉसिबिलिटी नहीं बताई, लेकिन यहाँ के रूलर्स को अपने हिसाब से राज करवाता था वो। ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस हुए। उसके बाद एक और बैटल हुई बाद में जाके, रंजीत सिंह वाली। रंजीत सिंह को खैर सही तरीके से बैटल हुई नहीं थी, बस उनको हरा दिया था। और ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई कर लिया था पंजाब वाला प्रोविंस। जब ब्रिटिशर्स ने पंजाब वाला प्रोविंस ऑक्यूपाई कर लिया तो वहां पे उनका होल्ड आ गया। इसका मतलब पूरे इंडिया के ऊपर वो अब राज कर सकते हैं। धीरे धीरे किया था। ठीक है, ये सिनेरियो है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। जो मैंने बातें बोली ये लिखने की नहीं थी, क्योंकि आगे आप लिखोगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी वो लिख लो जो मैंने वहां लिखवाया था। अतरंज खेड़ा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट लेटर वैदिक पीरियड के लिए। 3 ही पॉइंट है, ज्यादा नहीं है इसमें। अतरंज खेड़ा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर लेटर वैदिक पीरियड। अतरंज खेड़ा लिखोगे। 2 रिवर्स है, गंगा और एक और नाम है यमुना। अब जितनी भी सेटलमेंट थी वो देखा गया कि गंगा जमुना दोआब के ऊपर देखी गई है। गंगा जमुना दोआब का क्या मतलब है, इसको मैं समझा देता हूं। देखो, 2 नदियां हैं जो भाई, एक यहां से उल्टा घूम के यहां जा रही है और एक ऊपर से यहां पे आ रही है। ठीक है, ये 2 नदियां हैं। द्वाब का क्या मतलब होता है? जहां पर 2 नदियों का मिलन हो रहा है। तो गंगा जमुना द्वाब रीजन को हम क्या बोलेंगे? वो रीजन होगा, देखो ये वाला, दिस रीजन। ये पर्टिकुलर रीजन है एक, जो कि कहलाता है गंगा जमुना द्वाब। नाउ व्हाई द्वाब रीजन इज इंपॉर्टेंट? बताओ मुझे। द्वाब रीजन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि जहां पर भी द्वाब रीजन है वहां पर एग्रीकल्चर बढ़िया होगा। ये बात तो हम मानेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई एक नदी जा रही है यहाँ पे और यहाँ पे 2 नदियों का मिलन हो रहा है, तो कंपैरेटिवली किस एरिया के अंदर ज्यादा एग्रीकल्चर फल फूलने की चांसेस हैं? इस रीजन में। यस और नो? ठीक है, क्योंकि स्प्रेड ज्यादा है, पानी का स्प्रेड ज्यादा है। इसी रीजन की वजह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है हमारे लिए। और ये अभी नहीं, आगे जाकर सदियों के लिए ये वाला जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएगा? द रीजन बीइंग कि जो भी व्यक्ति इस एरिया की को होल्ड करेगा, जिस भी व्यक्ति के पास इस एरिया का राज होगा, उसके पास एग्रीकल्चर अच्छा होगा। अगर उसके पास एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी। अगर उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी तो उसकी पॉलिटिक्स अच्छी होगी। इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये दोनों चीजें डिपेंड करती है ज्योग्राफिकल लोकेशन पे। हम आपको जब हिस्ट्री के सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट्स बताते हैं यूपीएससी के, मैं हमेशा बोलता हूँ 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 ही कोर है: हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी। एंड ये अपने आप से किस तरीके से कनेक्टेड है? हिस्ट्री तो खैर हम बता ही रहे हैं। किसी भी एरिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि उससे हमको पता चलता है कि वो एग्रीकल्चर उसमें कैसा होने वाला है। एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी तो पॉलिटी अच्छी हो जाएगी। इसका एग्जांपल अमित सर तो देते ही है। पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं। कैसे लेते हैं एग्जांपल, बताओ जरा। पाकिस्तान के पास इकोनॉमी गड़बड़ है। इकोनॉमी क्योंकि गड़बड़ है, क्योंकि भाई सही तरीके से सही जगह उन्होंने
पैसा लगा नहीं रखा है, सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। अब इकोनॉमी अगर गड़बड़ है तो डेफिनेटली क्या गड़बड़ हो जाएगी, पॉलिटी गड़बड़ हो जाएगी। इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने 5 टर्म का प्लान कंप्लीट ही नहीं करा, पॉलिटी गड़बड़ हो गई। कंपेयर इंडिया से करो ही मत, यूएसए से कर लो। इकोनॉमी अच्छी है, रिसोर्सेज है, नदी है, पानी है, सारी चीजें हैं, तो फिर उस वजह से पॉलिटी स्ट्रांग हो गई है। कितने साल हो गए हैं, 4 जुलाई को बनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, और फिक्स है हर 4 साल में उनके राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और यह भी फिक्स है कब होगा, नवंबर के सेकेंड वीक में होगा, ट्यूसडे के दिन। इतने सालों से ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा फॉलो हो रहा है। क्यों इतनी पॉलिटी स्ट्रांग क्यों है उनकी, क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, ठीक है। तो इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स अपने साथ साथ चलती है, ठीक है। कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर इसका उल्टा देखा गया है, जैसे कि मिड ईस्ट एरिया, इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है। अब इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई है बाय व्हाट मींस, बाय ऑयल, तेल बेच बेच कर पैसा बहुत कमा लिया है, लेकिन फिर भी वहां पे अभी डिक्टेटरशिप चल रही है, पॉलिटी बनी ही नहीं है। देखो अब उसमें वो आ जाता है, अगर आपकी जो इकोनॉमी है ये कंस्ट्रक्टिव इकोनॉमी है, कंस्ट्रक्टिव इकोनॉमी का मतलब है कि सारी चीजों को देख के सोच समझ के आगे चीजें बढ़ रही है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस के थ्रू आगे चीजें बढ़ रही है, तो वो स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी कही जाएगी। और अगर आपके पास मतलब भाई साहब जमीन खोदी तेल निकल गया, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम्हारे घर में आज तेल निकल गया, ठीक है, तुम्हारे पास पैसा आ गया 5 करोड़ रुपए, ठीक है। अगर तुम समझदार हुए तो उस 5 करोड़ रुपए को सही सही जगह इन्वेस्ट करके अपने पूरा घर को बार को सब अच्छे तरीके से बना सकते हो। लेकिन अगर तुम बेवकूफ हुए तो फिर तुम क्या बोलोगे, चलो 5 करोड़ आ गया, चलो ये गाड़ी खरीद लेते हैं, बड़ा मजा आएगा घूमने में, ठीक है। तुमने सही तरीके से उसको इन्वेस्ट नहीं करा, 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। तो ये होती है नॉन कंस्ट्रक्टिव इकोनॉमी को होल्ड करने वाली बात। अगर कोई देश कंस्ट्रक्टिव इकोनॉमी की तरफ से आगे बढ़ रहा है तो उसकी पॉलिटी स्ट्रांग होगी ही होगी, ठीक है। चलो वापस से इस पॉइंट पे आते हैं। तो गंगा और यमुना के 2 नाम हैं, वो नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी छुटपुट एग्जाम में पूछ लेता है कि इन दोनों नदियों के जो नाम थे उस टाइम पे वो क्या थे, तो लिख लो इसको। देखो गंगा यमुना तो थी ही नहीं, इसके इनके नाम तो गंगा यमुना ही बोले गए थे। इसके अलावा 2 नदियां और थी जिनको बोला गया था, ये उससे ज्यादा बारी नाम लिया गया। अब जैसे मैंने ऋग्वेद में बताया था, सबसे ज्यादा बारी नाम कौन से भगवान का लिया गया था, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2 नदियां है इनका रेलेवेंस था, इसके अलावा 2 नदियां और थी जिनका नाम इनसे अधिक बारी लिया गया था, ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड वाले टेक्स्ट पे, उसको भी लिख लेना, गंडक और सदा नीरा। ये 2 नाम और लिखोगे, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या, पॉलिटी। अब मुझे बताइए, मैंने अर्ली वैदिक पीरियड की पॉलिटी में क्या क्या लिखवाया था? 3 ऑर्गेनाइजेशंस लिखाए थे मैंने, सभा, समिति और विधाता। तो उसी अब यहां पर हम क्या देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या एडिशनल पॉइंट आए अपने पास, ठीक है। अपन को ये इंफॉर्मेशन है कि भैया सभा, समिति, विधाता है। अच्छा, सभा, समिति, विधाता में सभा के अंदर क्या मेल और पुरुष और महिला दोनों आ सकती हैं? दोनों आ सकती है। समिति के अंदर कौन नहीं आ सकता? फीमेल नहीं आ सकती। विधाता के अंदर
दोनों रहेंगे। सभा का मेन काम क्या है भाई, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है उसके ऊपर अपनी राय देना। समिति का थोड़ा कम इंपॉर्टेंस है, और विधाता का सिर्फ एक ही काम है भाई, रिलीजियस चीजों में अपनी राय देना। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। अब इधर आ जाते हैं, क्या कहानी है। नेक्स्ट, अब बिफोर मूविंग फॉरवर्ड टू द सभा एंड समिति, हमने क्लेंस की बात करी थी। अब जो पॉलिटी है इसमें एक और टर्मिनोलॉजी ऐड हो चुकी है, वो हो चुकी है जनपद। क्या हो चुकी है, जनपद। अब जो पर्सन है, मतलब जो पूरा राज्य है, ये और एक्सपेंड हो चुका है एज कंपेयर टू द प्रीवियस केस। ठीक है, पहले क्या था, जना, अब क्या हो गया है, जनपद। ठीक है, लिखो जनपद। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। क्या मतलब हुआ इसका, कि अर्ली वैदिक पीरियड के अनुसार अब जो राज्य थे ये और बड़े हो चुके थे। अच्छा भाई, ये जनपद है, एक व्यक्ति होगा जो इसको अथॉरिटी को होल्ड करेगा। ठीक है, अथॉरिटी को होल्ड करेगा। अब वो व्यक्ति का नाम क्या होगा, उस व्यक्ति का नाम होगा हेडेड बाय राजन। हेडेड बाय राजन। अब राजन इज लाइक राजा, ये शब्द वहीं से ही आया है। अब सभा समिति विधाता की बात कर लेते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। अब सभा समिति विधाता में जो सभा है, इसके अंदर से अब महिलाओं को कंप्लीटली हटा दिया गया है। ठीक है, सभा, समिति, विधाता। समिति में कोई चेंजेस नहीं करे गए, सेम। विधाता जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसको कंप्लीटली डिसमेंटल कर दिया गया है, कंप्लीटली डिसअपियर हो गई है वो। और ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी रेलेवेंस अब काफी ज्यादा कम हो गई है। समिति के अंदर कुछ नहीं, रिलेवेंस इन तीनों की ही कम हो गई है। अब अगर आप इसको, हम ये समझ गए भाई इनकी रेलेवेंस कम हो गई है, लेकिन अगर इसको ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे मैचअप कर सकते हो वुमेन्स के बारे में। यहाँ पे वुमेन्स का सवाल आया था एक बारी, दैट हाउ वी कैन डिटरमाइन द स्टेज, या फिर कह सकते हैं द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ अ वुमेन इन लेटर वैदिक पीरियड इन कंपैरिजन विद द अर्ली वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड में हमको दिख रहा था कि सभा और समिति में कौन है, मेल और फीमेल दोनों है। सभा के अंदर मेल और फीमेल दोनों है, समिति में सिर्फ मेल है। ठीक है, और विधाता में मेल फीमेल दोनों है। ठीक है, सेकेंड पोर्शन में हम क्या देख रहे हैं कि सभा के अंदर से मेल रिमूव कर दिए गए हैं, समिति को रखा गया है, लेकिन विधाता को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। तो भाई कहीं फीमेल है, बची ही नहीं। तो इससे हमको पता चलता है कि औरतों की स्थिति को डाउनग्रेड करने की कोशिश करी गई है जैसे जैसे टाइम आगे गया है। ठीक है, इसके ऊपर अपन एक कंपैरेटिव प्लान बना सकते हैं, कंपैरेटिव स्टडी इसके ऊपर कर सकते हैं। करके लाओगे? चल,
नाउ अब जैसा जैसा हम आगे गए हैं, तो पहले के टाइम पे जो लड़ाइयां लड़ी गई थी वो किस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? पिछले अर्ली वैदिक पीरियड में अगर कोई लड़ाई लड़ी गई है तो किस चीज के पोजेशन के लिए लड़ाई कर रहे थे? सोना, चांदी, च्यवनप्राश, क्या? गाय के लिए लड़ाई कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम पे अब वो गाय की रिलेवेंस कम हो गई है। गाय की रिलेवेंस कम इसलिए हो गई है क्योंकि अब ये एग्रीकल्चर करने लग गए हैं। इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे कि अब ये एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो अब गाय की से ज्यादा रिलेवेंस किस चीज की हो गई है? एग्रीकल्चर कहाँ पे करोगे? जमीन पे करोगे। तो टेरिटरी की इंपॉर्टेंस अब बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इससे अपन क्या समझ पाए कि अब जो लड़ाइयाँ होगी वो गाय के लिए नहीं होगी, कैटल के लिए नहीं होगी, तो किसके लिए होगी? टेरिटरीज के लिए होगी। डिफरेंस समझ में आया? लिखिए। नाउ wars were fought for the territories. अब प्रदेशों के लिए लड़ाई होने लगी थी। नेक्स्ट, अब इसी में एक और पॉइंट लिख लो कि अथर्ववेद के अनुसार जो टेरिटरी है उसको बोला गया है, एक टर्म से दिया गया है, राष्ट्र। क्या है? राष्ट्र। अब यही टर्म अभी भी हम लोग पढ़ते हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रहित। ठीक है, तो ये टर्म हमको सबसे पहले कहाँ मिला? अथर्ववेद में मिला है। ठीक है, यहीं पे लिखेंगे क्योंकि ये इसी टेरिटरी शब्द से ही रिलेटेड है। एज पर अथर्ववेद, टेरिटरी इज इक्वल टू राष्ट्र। ना, अब इसका मतलब एक राजन है। अब राजन अगर मर जाएगा तो अगला राजन कौन होगा? उसका बेटा। ये चीज पहले नहीं हो रही थी। ठीक है, कबीले का जो सरदार है वो अगर मर जा रहा था तो अगला जो कबीले का सरदार बन रहा था वो वोटिंग के तहत और इस चीज के ऊपर बन रहा था कि यार कौन ज्यादा कैपेबल है। लेकिन अब क्या हो रहा है? जो राजन मर जा रहा है उसके बाद जो उसका जो सक्सीडर है, जो उसका पुत्र है, वही उसकी गद्दी को सक्सेस करेगा। ठीक है, नोट करिए इस पॉइंट को। हेरिट नहीं, इधर लिख लो, डी लिख लो, इधर ही लिखो या फिर हेरिडिटरी सक्सेशन। हेरिडिटरी सक्सेशन हिंदी में बता रहा हूं इसका एग्जैक्ट मतलब। वंशानुगत उत्तराधिकारी। वंशानुगत उत्तराधिकारी।
नेक्स्ट लिखिए। तो जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो रहे हैं वो किसकी कहने के ऊपर अब लोग ले रहे हैं? या राजा को कुछ काम करना है भाई, अटैक करना है नहीं करना, किससे पूछ के ले रहा है? क्योंकि इनके तो रिलेवेंस कम हो चुकी है। इनके ऊपर भी एक अब एक बंदा आ चुका है, वो आ चुकी है प्रीस्टली क्लास। ठीक है, अब प्रीस्टली क्लास कौन है? पुरोहित वर्ग। तो ब्राह्मणिकल जो लोग हैं वो यहाँ पे डोमिनेशन में हमको आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, डी पॉइंट लिखिए। इंपॉर्टेंट डिसीजंस वर मेड by the advice of priestly class। priestly class, PRIESTLY, LY है ये। क्या तुम लिखोगे कि जो महत्वपूर्ण जो डिसीजंस होते थे वो पुरोहित वर्ग के आदेश अनुसार लिए जाते थे। स्पेलिंग गलत लिखी है, तुम सही से लिख लेना। प्रीस्टली क्लास। हाँ जी, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? पुरोहित वर्ग, ब्राह्मण्स? नहीं नहीं, ब्राह्मण ही होते थे पुरोहित वर्ग। ठीक है, जैसे अभी कास्ट सिस्टम आएगा तो उसमें सोसाइटी में तुमको पता चलेगा कि जब ये ऊंच नीच आ चुकी है, पैसा लोगों पर ज्यादा आ चुका है, तो लोगों ने इसको क्लासेस में डिवाइड कर दिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण आर द टॉप मोस्ट पर्सन, जो कि ज्ञान होगा जिनके पास, जिनको ज्ञान की परमिशन होगी। और वो उनसे नीचे कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रिय आर दोस पर्सन हु आर राजन हेयर। जो राजन है ये क्षत्रिय वर्ग के हैं। तो ब्राह्मण कभी लड़ाई करने नहीं जा रहा है, क्षत्रिय लड़ाई करने जा रहा है। क्षत्रिय लड़ाई करके किससे पूछेगा? ब्राह्मण से ही तो पूछेगा। वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आ चुका है हमारे समाज में। ठीक है, वैश्य शूद्र नीचे की तरफ है। ठीक है, उनका अभी इतना रिलेवेंस नहीं है, वो बाद में आएगा। ठीक है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार में अपन डिवाइड कर चुके हैं इस लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, क्योंकि अपन पॉलिटी पहले पढ़ रहे हैं तो इसलिए ये चीज आ गई है। ठीक है, तो ब्राह्मण वर्ग जो है वो एक तरीके से यहाँ पे लीड कर रहा है, बिकॉज दे आर मोर एजुकेटेड। एजुकेशन ऑफ संस्कृत उनके पास है। ठीक है, जो लोअर क्लास है दे आर नॉट, उनको संस्कृत आती नहीं है और सीखने भी नहीं अभी दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए ना, इसमें ना एक और टैक्सेशन सिस्टम जो होता है ना, ये मैं उसमें बताऊंगा इकोनॉमी में। ठीक है, कई कई जगह पॉलिटी में दे देते हैं, बट इकोनॉमी में लिखवाऊंगा उसको। पॉलिटी में एक और लिखो कि यहाँ पर किसी प्रकार की स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। अब स्टैंडिंग आर्मी का पहले मतलब समझ लो, क्योंकि आगे तक काम आएगा। पहले मतलब समझेंगे स्टैंडिंग आर्मी का क्या मतलब है। ठीक है, मान लेते हैं आप राजा बन गए। ठीक है, और आपकी प्रजा है, ये सभी आपकी प्रजा है। और ये जो प्रजा है इसको आप क्या कर रहे हो भाई? प्रजा खेती करो, खेती कर रहे हो तुम लोग। तुम्हारे पास जो प्रॉफिट आया है उसका कुछ पोर्शन मेरे को तुम दे दो, अपनी इच्छा अनुसार दे दो। ठीक है, तो ये हो गया टैक्सेशन सिस्टम। तुम इन पे टैक्स लगा रहे हो, लेकिन क्या तुमने टैक्स के लिए कोई फिक्स करा भाई 10% दो, 20% दो? नहीं दिया। तुमने क्या बोला? अपनी अच्छा अनुसार, तो जितनी तुम्हारी इच्छा है, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, उतना तुम मेरे को दे दो। ये लोग तुमको देने लगे, तुम्हारे भंडार बनने लगे। अब वो भंडार को बेच के तुमने पैसा कमा लिया। ठीक है, तुम सिस्टम चला रहे हो। अब अगर तुमको आर्मी रखनी है, आर्मी क्यों रखोगे तुम? आर्मी तुम इसलिए रखोगे कि यार अगर कोई बगल वाला बंदा मेरे पे अटैक कर देगा तो मैं बचाऊंगा कैसे खुद को? तो तुम्हें किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी? आर्मी की रिक्वायरमेंट लगेगी। आर्मी अगर तुमको रखनी है तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? उनको देने के लिए सैलरी होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। अच्छा, वो सैलरी कहाँ से आएगी? जो जनता लोग है, ये जो तुमको अनाज देंगे या पैसा देंगे, वही से तो आएगी। तुम तो नहीं उगा रहे हो ना कुछ पैसा वैसा, खेती तुम नहीं कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? प्रोटेक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो तुम्हें आर्मी लगेगी एक। अब जब तुम्हें आर्मी लग रही है तो उसको तुमको क्या देना पड़ेगा? सैलरी देनी पड़ेगी। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल सीक्वेंस है। नाउ
इस टाइम, अच्छा, जो आर्मी, वो आर्मी है जो हमेशा लड़ाई करने के लिए अवेलेबल है, उस आर्मी को कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी, जिसको आप सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। वो आर्मी जब भी अटैक हो जाएगा वो अवेलेबल आ जाएगी, भाई हाँ चलो भाई लड़ते हैं। वो उसी हिसाब से प्रशिक्षण कर रही है, वो उसी हिसाब से ट्रेनिंग कर रही है अपनी। ठीक है, जब भी जरूरत पड़ेगी आ जाएगी लड़ाई करने के लिए। नाउ हमने अभी अभी बात करी कि टैक्सेशन सिस्टम की हम बात बाद में करेंगे, लेकिन मैंने एक चीज आपको बताई कि वॉलेंटरीली कोई अगर टैक्स देना चाहता है तो क्या ऐसा इजीली लोग दे देते होंगे? मुश्किल बात है ना। आज को मैं इनको बोलूं कि भाई तुम्हारी सैलरी इतनी आ रही है 10 लाख रुपए, तुम्हारा टैक्स बन रहा है 1 लाख रुपए, ठीक है, तो सरकार का आदेश है देना पड़ेगा, नहीं देंगे तो क्या होगा? फाइन लगेगा। क्या ये अपनी इच्छा से ही 5 लाख रुपए टैक्स दे रहे, सर मैं ज्यादा देता हूं चलो, ऐसा करोगे तुम? नहीं करोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसा ही होता था, लोग बाग टैक्स ज्यादा नहीं आता था, तो राजा के पास ज्यादा टैक्स नहीं आ रहा है, तो जब राजा के पास ज्यादा टैक्स नहीं आ रहा है, क्या वो जो स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी रीजन की वजह से इस पूरे एरा में के अंदर, इसकी पॉलिटी में, जो स्टैंडिंग आर्मी का कॉन्सेप्ट है वो नहीं देखा गया है। तो भाई किसी ने अटैक कर दिया तो क्या करेंगे? जो किसान विसान थे वो वही आपस में आ जाएंगे सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, कोई अलग से आर्मी नहीं थी। ठीक है, लिखिए स्टैंडिंग आर्मी किस किस को समझ में आ गया है? ये टर्म किस किस को समझ में आ गई है? इधर समझ में आ गई? समझ में आ गई? नहीं आई संजय? नहीं आई, वापस से समझते हैं। ठीक है, पीछे भावना, स्टैंडिंग आर्मी समझ में आ गया? यश, स्टैंडिंग आर्मी का क्या मतलब होता है? मान लो तुम राजा बन गए, कहाँ के राजा बनोगे भैया बताओ मेरे को? कहीं का ही बन जाओगे। मान लो जयपुर घराने के तुम राजा बन गए हो, ठीक है, और यहां पर अटैक कर रहा है कोटा घराना। ठीक है, ये आयुष कोटा घराने का है, और ये तुम्हारे ऊपर अटैक करने आ गया है, और तुम यहाँ पे एग्रीकल्चर चला रहे हो, सारा सिस्टम तुम देख रहे हो। ठीक है, अब अगर इसने तुम पे अटैक कर दिया तो तुम्हारे पास आर्मी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, जो कि भाई इससे तुमको बचा सके। अब अगर तुम्हारे पास इतना पैसा आ ही नहीं रहा है कि तुम आर्मी को सैलरी दे पाओ, तो क्या तुम उस आर्मी को मेंटेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसका मतलब तुम्हारे पास आर्मी नहीं है, कुछ ऐसे लोग नहीं है जो सदैव तुम्हारे लिए तत्पर खड़े रहेंगे कि राजा जी हम बैठे हैं, आर्मी हमारी है, हम आपकी रक्षा करेंगे। तो वो जो लोग हैं वो कहलाएगा स्टैंडिंग आर्मी। अब समझ में आया? जिनको तुम सैलरी दे रहे हो रक्षा करने के लिए। अब सेकंड केस में देखते हैं, मान लो तुमने तुमने उन लोगों को पैसे नहीं दे रहे हो, तुम्हारे पास आर्मी नहीं है, और ये अटैक करने आ गया तुम्हारे ऊपर, तो भैया तुम अब कैसे बचोगे? तुम बचोगे जो किसान विसान है वही तुम्हारी हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर तुमको ही इसने हरा दिया तो वो किसानों का भी तो नुकसान हो रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, इसको कहते हैं स्टैंडिंग आर्मी। तो यहां पर अपन क्या पॉइंट लिखेंगे कि यहां पर लेटर वैदिक पीरियड में जो पॉलिटी थी, यहां पे स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी किसी के पास भी। ठीक है, चलिए BCDE, नो स्टैंडिंग आर्मी। हाँ जी, स्थाई सेना, स्थाई सेना नहीं थी। नो, ये लिख लिया आपने।
पॉलिटी के अंदर ही एक और टॉपिक आएगा, सेक्रीफाइसेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ लेता है कभी कभी, छोटा सा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्रीफाइसेस। तो 3 सेक्रीफाइसेस के बारे में अपन बात करें। अच्छा, जो भी ये सेक्रीफाइसेस का मतलब क्या होता है? जो राजा है ये सेक्रीफाइसेस कर रहा है खुद के लिए, अपनी प्रजा के लिए। ठीक है, उन 3 सेक्रीफाइसेस को अपन देख लेंगे। पहला लिखिए, राजसूय। राजसूय it is basically कॉन्सेक्रेटेशन सेरेमनी। कॉन्सेक्रेटेशन सेरेमनी का मतलब होता है अभिषेक समारोह। कोई नया राजा बना है, फॉर न्यू किंग। इसका रेफरेंस हमने महाभारत से देखा था, जब इंद्रप्रस्थ बन गया था और इंद्रप्रस्थ का बताया जा रहा था कि ये नए राजा बने हैं, तो उस टाइम के ऊपर उन्होंने भी राजसूय यज्ञ करवाया था। ठीक है, अभिषेक समारोह। अश्वमेघ यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ बोलते हैं, MEDH है। अच्छा, अब ये किस चीज से संबंधित है? टेरिटोरियल एक्सपेंशन, रिलेटेड टू टेरिटोरियल एक्सपेंशन, अपने प्रदेश का विस्तार करने के ऊपर ये संबंधित है। ये सबको पता है या किसी बताने की जरूरत है? मुझे बताइए एक बार। सबको पता है? किसको नहीं पता है? सबको पता है, ठीक। अश्वमेघ यज्ञ। अब ये चीज हम लिखवाते नहीं है, क्योंकि इस चीज के ऊपर सवाल आएगा नहीं, तो मैं लिखवा नहीं रहा हूं। पिछली बार तो लिखवाया था मैंने कि बाय द एंड ऑफ दिस अश्वमेघ यज्ञ, ठीक है, 200 बुल्स एंड 21 स्टेराइल काउस, और वो जो घोड़ा है, इन सभी की बलि दी जाती थी। ठीक है, 200 बुल, 21 स्टेराइल काउस, जो ऐसी काउस जो अब और
बच्चे पैदा नहीं कर सकती, और वो घोड़ा, इन सभी का सेक्रीफाइस किया जाता था, ठीक है, बाय द एंड। और ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी कहीं पे किताबों में, ठीक है। एनसीईआरटी से भी ये चीज़ हटा चुकी है, तो सवाल आने के चांसेस ना के बराबर है, तो इसलिए मैं लिखवा नहीं रहा हूँ। तो बस टेरिटोरी एक्सपेंशन इतना ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, अश्वमेघ हो गया, वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, स्पोर्ट्स इवेंट, इसका रेफरेंस भी हमको मिलता है अलग अलग जगह के ऊपर। इसमें ना चैरियट रेस होती थी, लिखिए, चैरियट रेस। सबको पता है चैरियट रेस क्या होती है? नहीं पता है? घोड़ा है, रथ है, भाग रहे हैं, रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, रथ लेके भाग रहे हैं, चैरियट रेस। हैं जी, घोड़ा गाड़ी की रेस, ये लिख लो छोटे से। और भाई अब जब खत्म होता था वाजपेयी यज्ञ, तो इसके बाद ग्रैंड फीस्ट मिलता था। ग्रैंड फीस्ट मतलब जबरदस्त शाही खाना इनको दिया जाता था, जितने भी जो प्लेयर्स थे उनको, ठीक है। इसका रेफरेंस भी अपन को महाभारत में मिलता है, जब सारे जो युवराज जो थे, आपने अगर देखी हो तो पता होगा आपको। किसने देखी है महाभारत वगैरह? देखा है आप लोगों ने? सबने देखा है? किसने नहीं देखा है? बिल्कुल नहीं देखा है? एक दो तीन चार, चार लोगों ने बिल्कुल नहीं देखा है। अब देखो क्या होता था, जब ये पांडव कौरव लोग ये अपनी ट्रेनिंग लेकर आ गए थे, तो इनके लिए एक वाजपेय यज्ञ की स्टार्टिंग करी गई, जिसमें हर एक राजकुमार बताएगा भाई वो कितना टैलेंटेड है। तो उनके बीच में ना थोड़े से कंपटीशन वगैरह हो रहे थे, तो वहां पे चैरियट रेस को उन्होंने हटा दिया। अब वो बाय द टाइम उसको हटा दिया, वो था वाजपेयी यज्ञ ही, ठीक है। बाय द टाइम जब तक वो चेंज हो के हम तक पहुंचा है, उस चैरियट रेस को ही हटा दिया उन्होंने, ठीक है। और अब वहां पे बस उनकी कंपटीशन दिखा रहे हैं कि लड़ाई कर रहे हैं सारे राजकुमार एक दूसरे से, ठीक है। बस ये लॉजिक था और कुछ नहीं है। ये तीन याद रख लेना, थोड़ा थोड़ा पॉइंट है बस इनका। एक और चीज लिखिए, पॉलिटी में ही लिख लेंगे, क्योंकि इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अपन को ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट भी इसी में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ देखी गई कि 12 रत्नी, 12 अलग अलग पोस्ट थी जो कि देखी गई हमारे द्वारा, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल रहे हैं, ठीक है। लिख लेते हैं उनको। उनको क्या बोला गया है? बिगिनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। हाँ जी,
नहीं, सेक्रीफाइसेस नहीं, उससे अलग है, अलग लिखिएगा। पॉलिटी के अंदर चल रहा है पूरा अभी अपना। पॉलिटी के अंदर पहला पॉइंट आया, फिर उसके अंदर सेक्रीफाइस भी पॉलिटी के अंदर आ गया, उसके बाद ये चीज पॉलिटी के अंदर, ये लास्ट रहेगी। हाँ जी। एक बता रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का ही बता रहा हूँ, प्रशासनिक। ठीक है, प्रशासनिक शासन की शुरुआत। प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत। तो कुछ टर्म्स हैं, उसको अपन लिखेंगे। पुरोहित, ये कौन था? चीफ प्रीस्ट। क्या हो गया? चीफ प्रीस्ट। पुरोहित पुजारी ही होता है, तो वो सेम ही है। जो जो रेफरेंस लिया गया है इसको मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूं, एक दो टर्म्स है बस, ज्यादा नहीं है। सेनानी, जो टर्म है ये यूज किया जाती थी, सुप्रीम कमांडर, जो हेड था बिल्कुल, जो मिलिट्री का हेड करेगा, सेनापति मान लो। सुप्रीम कमांडर। जीवागृभा, जीवागृभा पुलिस ऑफिसर, लोकल पुलिस ऑफिसर किसी भी लोकेशन का, जीवागृभा। पुलिस ऑफिसर। हैं जी, ये हम आज के रेफरेंस के हिसाब से बता रहे हैं, ये वाले जो नाम है ये आज के रेफरेंस के हिसाब से है, ये वाले नाम तब के रेफरेंस के हिसाब से है। ठीक है। भागा दूघा, हाँ जी, राजा, सिंपल। किसकी एडवाइस पे? भाग दूंगा। अब देखो यार, अपन ने क्या बोला था कि भाई जो पैसा है वो अपनी मर्जी से देगा कोई भी बंदा। पर यार राजा पैसे लेने जाएगा तो अच्छा लगेगा क्या? अच्छा नहीं लगेगा ना, सीधी बात है। तो उसको, उसके लिए एक बंदा साइन करके रखा गया, भाई तू जाएगा और पैसा लेके आएगा। उसका नाम क्या था? भाग दूंगा, रेवेन्यू कलेक्टर। रेवेन्यू कलेक्टर। एक और लिखिए, संघ हितरी। राजस्व संग्रहक, हिंदी में रेवेन्यू कलेक्टर, राजस्व संग्रहक। संघ हितरी लिखिए। अब देखो क्या होता है ना, राजा बोलता है कि यार आसपास में कोई खजाना तो नहीं है, ठीक है, उसकी खोज के लिए जाओ तो बढ़िया अपने खोज करके आओ। तो खोजी टाइप का एक व्यक्ति राजा अपने पास रखता था, उसको बोलते थे संघ हितरी। ठीक है, ट्रेजरर, हिंदी में खोजी, संघ हितरी। लिखू क्या मैं? ऐसा लिखा नहीं क्या तुमने? ट्रेजरर। और भी है, रहने देते हैं।
रेफरेंस बुक से आप देख लेना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दी है, बाकी आप रेफरेंस बुक से देखोगे, ठीक है। सारे मैं नहीं लिखवाऊंगा, काफ़ी सारे हैं, ठीक है ना। चलिए इतना रखते हैं, समझ में आया, बेसिक था। तो टुडे वी हैव कवर्ड द पॉलिटिकल सिस्टम, कल हम जाएंगे इकोनॉमी पे और सोसाइटी पे फिर, ठीक है। थैंक यू।